नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हाथरस हादसे के 7 दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। एसडीएम, सीओ समेत कुल 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया। सरकार ने एसआईटी की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की है। एसआईटी ने सोमवार रात को सीएम योगी को करीब 900 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम योगी मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिसके बाद अधिकारियों पर गाज गिरी। लेकिन सीएम योगी की कार्रवाई के बाद भी सियासत लगातार जारी है। बाबा को क्लीन चिट दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं कि बाबा को कहीं बचाया तो नहीं जा रहा। यह बहुत बड़ा सवाल है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। प्रभु जी चले गए, जैसे निकल के आ रहे भीड़ का सैलाब आया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसके लिए भोले बाबा कसूरवार हैं? क्या भक्तों की लापरवाही इस हादसे की वजह बनी, जिसमें 123 लोगों की जान गई? इन सवालों के जवाब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दे दिए हैं। हाथरस भगदड़ मामले में यूपी सरकार की तरफ से गठित एसआईटी की जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी गई है। 850 पन्नों की रिपोर्ट में 128 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में गवाहों और चश्मदीदों के आधार पर दुर्घटना के लिए कार्यक्रम आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना है। एसआईटी ने कहा कि घटना में साजिश से इंकार नहीं किया जा सकता है। मामले में गहन जांच की जरूरत है। हाथरस दुर्घटना आयोजकों की लापरवाही से हुई। भीड़ को आमंत्रण देकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया। स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया। वरिष्ठ अफसरों को समुचित जानकारी नहीं दी गई। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों पर गिरी गाज। रावेंद्र कुमार एसडीएम सिकंदराराव, आनंद कुमार सीओ सिकंदराराव, सुशील कुमार तहसीलदार सिकंदराराव, आशीष कुमार प्रभारी निरीक्षण थाना सिकंदराराव, मनवीर सिंह कचौरी चौकी प्रभारी, ब्रजेश पांडे चौकी इंचार्ज पोरा को निलंबित किया जा चुका है। हादसे को लेकर एसआईटी ने कहा कि हादसे के पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसीलिए गहन जांच की जरूरत है। लेकिन हाथरस कांड को लेकर सियासत अपने उफान पर है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने कहा, जिन लोगों को एसआईटी की रिपोर्ट पर विश्वास न हो वो लोग नाम लिख कर दे दें, हम उस एजेंसी से जांच करा लेंगे। जांच रिपोर्ट जो आई है, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई है। अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो वो लिख के दे दे, जिससे जांच कराने को जिससे संतुष्ट हो उसको लिख के दे दें, उससे जांच करा दिया जाए। सरकार एक कदम भी पीछे नहीं है, जांच के लिए हर तरह से तैयार है। जिस भी एजेंसी से वो जांच चाहते हैं उस एजेंसी से जांच करा दिया जाएगा। जो जांच रिपोर्ट आएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हाथरस कांड को लेकर योगी सरकार की कार्रवाई पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। सवाल उठे भी क्यों ना, 123 लोगों की मौत का सवाल है। अधिकारियों ने तो अपनी जिम्मेदारी को समझा। अगर समझा होता तो 123 लोग जिंदा होते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चर्चा इसी पे आज करेंगे कि आखिर
125 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, 7 दिन बाद भी ये क्लियर नहीं हो सका है। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कौशल जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर केबी त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। भुवन जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ ओपी सागर जी जुड़ रहे हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। ओपी सागर जी, बहुत स्वागत आपका। चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, सागर जी आज आप ही से करते हैं, पॉलिटिकल चीजों को पीछे छोड़ते हैं। आपने इस घटना को देखा है कि किस तरीके से यह घटना सामने आई। एसआईटी की जो रिपोर्ट अब आई है, लगता है कि वो सेटिस्फैक्टरी है, उससे संतोष कर लें अब? देखिए, इतनी बड़ी जांच हुई है तो मैं समझता हूँ संतुष्ट तो रहना चाहिए। आखिर एक बहुत बड़ी टीम ने ये जांच की है और सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए उस पर पूरा विश्लेषण हुआ है, साक्ष्य इकट्ठे किए हैं और जगह जगह जाके भी उन्होंने देखा है और लोगों से बातचीत भी की है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई 7 दिन लगाया है, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी उन्होंने कोई आनन फानन में ये जांच रिपोर्ट पूरी कर दी है। तो इसमें जो तथ्य निकल कर आए हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देना चाहिए ताकि जैसा कि कुछ लोग कह भी रहे हैं कि इसमें अगर कोई कमी है उसके बारे में वो जानना चाहें और उसके अलावा उसके बारे में और फर्दर कोई इंक्वायरी करना चाहें तो वो जो है उसके लिए भी ओपन है। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हम उसमें और जांच कराने के लिए भी तैयार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत इस बात की है कि ये जो है कंक्लूज़न है, जो भी निष्कर्ष निकाला गया है वो सबके सामने आ जाए और फिर मैं समझता हूँ कि हर कोई अपना देख सकता है। ख़ासतौर से जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें अंदर तक जाने की ज़रूरत है। वो देखेंगे कि इसमें सही न्याय हुआ है कि नहीं हुआ है और अगर कहीं कोई कमी बेसी रह गई है तो उसको वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है बहुत जल्दी है कि उसके बारे में हम बहुत अभी चर्चा कर लें और उस पर किसी निष्कर्ष पे पहुँच जाए। ठीक है भुवन जी, आप लोग क्या जो एक्शन हुआ है रिपोर्ट आने के बाद, रिपोर्ट से आप लोग संतुष्ट हैं और जो एक्शन हुआ है उसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने मांग करी थी कि जांच इस प्रकार हो कि कोई बड़े से बड़ा, कोई छोटे से छोटा जो व्यक्ति है वो बच ना पाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जनहानि हुई है। कई लोगों के परिवार उजड़ गए हैं और हम सब लोग 140 करोड़ देशवासी और 23 करोड़ उत्तर प्रदेश के वासी उनकी भावनाओं के साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं। लेकिन सरकार ने कि माननीय योगी जी की है, प्रशासन उनका है, एलआईयू उनकी है, वो अधिकारी जो जांच कराई वो भी उन्होंने कराई है। और जैसा कि सरकार कह रही है कि ये जांच कराने के बाद भी वो अभी आगे भी जांच इसको जारी है, क्योंकि एक एसआई, मैं जितना समझ पाया कि एसआईटी की ये रिपोर्ट आई है, 1 हफ्ते के बाद ये रिपोर्ट आई है और सरकार कह रही है कि हम आगे भी उसके कराए जाए। तो निश्चित तौर पे हम ये चाहते हैं कि इसमें कम से कम कुछ निर्दोष लोगों की भी जो गिरफ्तारी हुई है उससे उसको भी बचा जाए, जो उनका इस प्रकरण से नहीं कोई सरोकार है। जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने भी एक मैनपुरी के एक परिवार का उदाहरण दिया है, उसको उन्होंने उठाने का काम करा कि कहीं कुछ लोगों को बचाने के लिए निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी ना हो, इस बात की सरकार चिंता करे। और हमें लगता है कि ऐसी जो घटनाएं घटी हैं ये भविष्य में ना हो पाए, इसकी ओर को भी सरकार को। ये कैसे क्लियर हो गया कि वो निर्दोष है? हमने निर्दोष नहीं कहा है, मैंने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो, इसके लिए भी कोई ना कोई गाइडलाइन सरकार कोई ना कोई लॉ लेके आए जिससे कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, क्योंकि बहुत बड़ी जनहानि है, सामान्य घटना नहीं है ये कई परिवारों के उजड़ने की घटना है। पूरा देश इस घटना के साथ। भुवन जी, अभी तक जो एक्शन हुआ है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? विपक्ष संतुष्ट है उससे? देखिए, हमारा ये मानना है कि कुछ अधिकारी को पे गाज गिरी है,
लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को बड़ी का बकरा बनाया जाए, इस ओर भी हमारी चिंता है। भुवन भाई गोल गोल घुमा गए। मैं सीधा पूछ रहा हूं, मतलब संतुष्ट हैं हाँ या नहीं? नहीं, हम यही तो कह रहे हैं। हमने कहा कि ऐसा ना हो कि छोटे जो ये अधिकारी हैं और जो बड़ी मछलियां हैं वो बच जाएं, उस ओर भी हमारी चिंता है। हम लोग बारीक इस नजर पे, अभी आप ही बता रहे हैं तो मतलब संतुष्ट नहीं है अभी जो बोलिए ना कि संतुष्ट नहीं अभी है। जो रिपोर्ट आई है, आपने बताया कि SIT की रिपोर्ट आई है, अभी सार्वजनिक भी नहीं हुई है। उन पहलुओं का भी अध्ययन हम लोग करना चाहते हैं कि क्या रिपोर्ट में क्या, और देश भी जानना चाहता है, प्रदेश भी जानना चाहता है। KB त्रिपाठी जी, आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं? अभिषेक, पूरी तरह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हो सकते। दरअसल इस तरह की ये सरकार लीपापोती कर रही है इतनी बड़ी घटना पर। मैं तो कहता हूं कि प्रदेश में आज सरकार नाम की चीज ही नहीं है। पूरी तरह से सिस्टम बेलगाम हो चुका है। इतनी बड़ी दुर्घटना पर जिस तरह की बेहयाई आ रही है, को ये लगता है कि जनता ने इतना स्पष्ट बहुमत दे रखा है, उस पे कोई, अरे कुछ मंत्रियों की भी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है कि आपने सिर्फ चौकी इंचार्ज को, थाना अध्यक्ष को, CEO को और SDM को सस्पेंड कर दिया और आपकी कार्रवाई हो गई। आप उन परिवारों से जाकर पूछिए जो उजड़े हैं, आखिर ये सरकार कहां सो रही थी तब? इतनी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। अभी बरेली में गैंगवार हुआ, लगातार गोली चलती रही, उसके बाद क्या हुआ? प्रदेश में कोई तो जिम्मेदारी लेने वाला होना चाहिए। आपने अपनी SIT बना दी, 900 पन्नों की नहीं, आप 9000 पन्नों की रिपोर्ट जमा करा दीजिए। उस रिपोर्ट से क्या जिनके घर से जो लोग चले गए हैं वो वापस लौट आएंगे? आपका क्या प्लान एक्शन है? आप कैसे इन घटनाओं को आगे देखते हैं? कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपनी कार्यप्रणाली में व्यस्त हैं, प्रदेश के सारे मंत्री अपनी कार्यप्रणाली में व्यस्त हैं। इस समय तो होड़ लगी हुई है कि कौन नया मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बन जाए। इस तरह की खबरों में ही सब व्यस्त हैं। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? मैं सिर्फ इसी की बात नहीं करता। आज उत्तर प्रदेश के 75 में से 35 से ज्यादा जिले बाढ़ से डूबे हुए हैं। सरकार उधर भी कुछ नहीं कर रही। हर जगह सरकार फेल है। कानून का राज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में फेल है। और इस तरह से लोग बयान जारी करते रहें, सरकार की कार्यवाही चलती रहे और उसके बाद इस तरह की चीजें निकल के आती रहे। आप उन परिवारों से जाके पूछिए, उनका दर्द देखिए और तब देखिए कि ये SIT की रिपोर्ट सिर्फ कागज का पुलिंदा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये रद्दी में ही आगे बिकने वाली है। 900 पन्ने तो कम बनाए साहब, 9000 पन्ने खर्च करिए इस पे। एक पन्ने का जो काम है वो आप कर नहीं पा रहे हैं कि जिम्मेदारी तय करिए कि किसकी जिम्मेदारी थी ये। क्या मुख्यमंत्री को इसके आधार पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए कि इतने परिवार उजड़ गए, आपको कोई खबर नहीं थी? इतनी बेहयाई है इस सरकार की। और उसके बाद SIT की रिपोर्ट एक सप्ताह बाद देने के बाद आप कहिए कि हमारे तो सारे पाप धुल गए हैं। अरे देश में राजनीति में कुछ तो नैतिकता रखिए साहब। किसी को तो देखिए कि ये कहां से हो रहा है। ठीक है भुवन जी, अब देखिए जैसे त्रिपाठी जी ने खुल करके बोला, आप मतलब सपा क्यों नहीं बोल रही है खुल करके? नहीं, ये केवल अभिषेक भाई आपका लग रहा है। हमने तो, हमारे नेता ने सबसे पहले बोला है, हमारे नेता ने सबसे पहले बोलने का काम करा है कि कोई भी बचना नहीं चाहिए, कठोर से कठोर जांच होनी चाहिए, कठोर से कठोर दंड बोलना चाहिए। आज तक हम लोग इस स्टैंड पे कायम है। कैसे हमने नहीं बोला? आप कैसे कह सकते हैं? मैंने सबसे खतरनाक बात तो मैंने ही कही है। सबसे बड़ी बात मैंने कही है। मैंने ये कही है कि बड़ी छोटी मछलियों को दिखाकर बड़ी मछलियों को ना बचाने का प्रयास बड़ी मछली क्या वो बाबा है? मैं कह रहा हूँ बड़ी मछलियां, अधिकारी हो, बाबा हो, कोई भी हो, उनको उन पे एक्शन होना चाहिए। यही तो सबसे बड़ा संदेश है मेरे ख्याल से। तो आज की आपकी लाइन ही ये चलनी चाहिए जो मैंने कही है, क्योंकि मैंने तो एक संदेश दे दिया है पूरे उसमें कि बड़ी, सब किसी ने नहीं बोला कि मैं बड़ी मछलियों के लिए, कोई बोला? मैं ही बोल पा रहा हूँ, समाजवादी पार्टी बोल रही हो, फिर अभिषेक भाई आप कह रहे हो हम नहीं बोल पा रहे। हम ही ने तो उंगली उठाई सबसे पहले। नहीं, जब मैंने आपसे पूछा संतुष्ट हैं या नहीं, तो आपने मतलब इसलिए मैंने कहा गोल गोल घूम गए। कहाँ गोल गोल? आज आप ही गोल गोल घूम रहे हैं मेरे को लग रहा है। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा हूं भाई। आप कहीं का गोल चक्कर लगा के आए मुझे आज लग रहा है अभिषेक भाई। आप भी खुद घूम रहे हैं। हमने तो कहा है कि बड़ी मछलियां नहीं बचनी चाहिए। ये 116 लोगों की जान का कौशल कांत जी, क्या बड़ी मछलियों को बचाने के लिए इन छोटी मछलियों पर छोटे छोटे एक्शंस ले लिए गए? अभिषेक जी, पहले तो भुवन जी ने जो बोला, मुझे लगता है कि भुवन जी समझदार हैं और इसीलिए उन्होंने जो बोला और वो आपको
बेहतर नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी एक एसआईटी की टीम गठित हुई जिसने उसने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की। इंक्वायरी करके जो उसने अनुशंसा की, उस अनुशंसा के ऊपर कार्रवाई हुई और जिनको भी प्रिलिमिनरी ये पाया गया कि वो दोषी हो सकते हैं, उनके ऊपर जो संवैधानिक और जो उनके डिपार्टमेंटल कार्रवाई की गई। और जहां तक रही बड़ी और छोटी मछलियों की बात, तो अभिषेक जी आपको भी बता रहा हूं, आपको पता ही है और भुवन भाई साहब को भी पता ही है कि जितनी बड़ी मछलियां मोदी जी की सरकार में जेल में अंदर बाहर कर रही हैं और जिसके लिए बहुत सारे बड़े बड़े मगरमच्छ रोना रो रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को अपना हथियार बना रखा है, तो बड़ी मछली छोटी मछली की बात है ही नहीं। मछली कोई भी हो, अगर वो गंदी मछली है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, 100% होगी। जब आप ये देखिए इतने समय में आजाद भारत के इतिहास में इतनी बड़े बड़े मगरमच्छों पे कार्रवाई नहीं हुई, मेरा मतलब है कि रोड पॉलिटिकल लीडर्स को कभी नहीं छूटे थे। आज सबसे ज्यादा ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पॉलिटिकल लीडर्स पे हो रहे हैं और वो जेल में भी जा रहे हैं। तो ये कहना कि बड़ी मछली छोटी मछली इतने बड़े बड़े होगा, कौशल जी, इतने बड़े बड़े अगर पॉलिटिकल लोगों पर एक्शन हो रहा है, तो एक बाबा प्राइमरी अगर आप देखें तो डायरेक्ट लग रहा है कि उसकी वजह से बहुत बड़ी गलती हुई और ये 121 या 23 जो भी आंकड़ा है, कंफ्यूजन वहां भी है, 100 लोगों की जान गई। और उस बाबा को लेकर के कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, ना एसआईटी की रिपोर्ट में, ना उस पे एफआईआर हुई। एफआईआर दर्ज हुई तो 5-6 सेवादार के नाम लिख दिए गए। बाबा पे एक्शन लेने से क्यों कतरा रहे हैं लोग? अभिषेक जी, मैं बाबा का बिल्कुल पक्ष लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है, आईपीएस साहब बैठे हुए हैं, सागर साहब, आप इनसे पूछ सकते हैं कि जिस तरह से कानून काम करता है, उस तरह के कानून में अगर बाबा अभी तक नहीं पकड़ा जा रहा है तो सरकार संविधान को ताक पे रख करके किसी को भी नहीं पकड़ देगी। और सच्चाई यह है कि अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है, अगर फर्दर इंक्वायरी में बाबा का नाम होता है, एक चीज बीच में नहीं सर, ऐसे कंप्लीट करने दीजिए। अभी मैं आपका तो जवाब दिया ही नहीं। अभिषेक जी, अगर फर्दर कार्रवाई में बाबा हो या बाबा के सरपरस्त हो, जिसका भी नाम आएगा वो सबको बुलडोजर देखेगा। और जो मेरे त्रिपाठी जी बोल रहे थे, अब ये एक राजनीतिक जवाब दे रहा हूं क्योंकि मुद्दा दूसरा था और त्रिपाठी जी जब रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट आई थी सिख दंगों पे, जिसमें बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है कहने वालों को क्लीन चिट दे दी गई थी, तब आपको नजर नहीं आया था, तब आपने उस चीजों पे सवाल नहीं उठाया था, तब आपको 900 पेज नहीं 9000 पेज नजर नहीं आए थे। समस्या क्या है कि आप केवल राजनीति करने की बात कर रहे हैं। देखिए, तो एक अभिषेक जी 10 सेकंड और, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जब कहीं भी इस तरह की दुर्घटना होती है, होनी नहीं चाहिए थी, एग्रीड, लोकल प्रॉब्लम हुई, लोकल लेवल पे चीजों को मैनेज नहीं किया गया, वो आयोजकों के द्वारा एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, मैं दोनों को गिल्टी बता रहा हूँ। ठीक है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, उनके ऊपर कार्रवाई इंक्वायरी के बाद हो रही है और आगे भी होती रहेगी, बाबा हो या उनके सरपरस्त हो, अगर वो गुनहगार है वो जेल की सजा। जी बोलिए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, चुनावी माइलेज के लिए भी बड़ी मछलियों को आप लोग गिरफ्तार करते हैं। अब झारखंड उदाहरण है, और फिर किस प्रकार उनको माननीय न्यायालय के द्वारा न्याय मिल पाता है, यह देश देख पा रहा है। और इसी बात का जवाब इस देश ने देखने का काम करा, जिनको आपने कहा कि 7000 करोड़ के घोटाले वाले अजीत पवार, उनको लाए, अन्य महाराष्ट्र के पूरी टीम को लेकर आए, वहाँ पर जितने थे आप उन सभी को लेकर आए, बंगाल से लोगों को तोड़ने का काम करा। लेकिन जवाब कहाँ के जनता ने दिया? महाराष्ट्र की जनता ने 24 में जवाब देने का काम करा, बंगाल की जनता ने जवाब देने का करा, और उत्तर प्रदेश के तो कहने क्या, उन्होंने तो निश्चित तौर पे आप लोगों की पूरी जवाब
को ही खत्म कर दिया है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जो मेरा मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि आप जो बड़ी मछलियों को जो कार्रवाई करें वो केवल बड़ी मछलियों को इसलिए ना करें कि पॉलिटिकल गेन हो जाए। वो जिस प्रकार आप अपने भ्रष्टाचारियों को ठीक है। बचाते हैं, देश इस बात को जानता है। ठीक है, अब भुवन जी एक छोटा सा, भुवन जी आप ये बताइए, कौशल जी आप विपक्ष में हैं, मेरे पास आप ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं सीना खोल के दिखा सकूं कि मैं सही कर रहा हूं? ठीक है कौशल जी, अगर कोई आपने बात ये नहीं, decide ही वो कर एक्शन, रखा है- वो एक्शन दिखा देगा, एक्शन जब होगा वो दिखा देगा। अब सागर जी मैं आपसे एक चीज ये समझना चाहूंगा, देखिए शुरुआती जो जानकारियां निकल करके आई जब हादसा हुआ था 2 तारीख को, उस दिन यही बात आई कि बाबा ने ये कहा कि चरण रज लो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लोग पीछे भागे और उसके बाद भगदड़ मची। अब इन सब के बीच बाबा से पूछताछ अभी तक हुई नहीं है, एफआईआर में कहीं उसका जिक्र नहीं है। क्या पूछताछ नहीं होनी चाहिए थी? कानून सम्मत अगर मैं समझूं तो क्या पूछताछ की आवश्यकता नहीं है कहीं भी? अभिषेक जी, पूछताछ की बिल्कुल आवश्यकता है और बाबा को छिपना भी नहीं चाहिए। देखिए, कोई भी ऐसा आयोजन होता है, बड़ा सेट प्रक्रिया है। आयोजन की परमिशन ली जाती है, आयोजन स्थल को फिर लोकल पुलिस, LIU ये सब जाके देखते हैं, वहाँ के जो है SDM तहसीलदार ये भी जाके देखते हैं, इनके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ पर जाने के बाद में जब देखने के बाद ये देखते हैं कि कितनी, जिस तरह के उन्होंने 80,000 की भीड़ दी थी, शुरू में 50,000 कह रहे थे, फिर वहाँ कहाँ पब्लिक आएगी, कहाँ बैठेगी, क्या उनका निकास द्वार होगा। देखिए, पब्लिक जब भी आती है किसी भी सभा स्थल पर, वो धीरे धीरे करके आती है, बारी बारी करके आती है, लेकिन जब छूटते हैं सभा तो एकदम निकलते हैं। हाँ। इसीलिए आउटलेट जो है, एग्जिट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा चौड़े होने चाहिए, खुले हुए होने चाहिए, ताकि उनसे पब्लिक आसानी से निकल जाए। यहाँ जो बेसिक कमी है, शुरू से ही स्टडी नहीं की गई कि आयोजन कैसा होगा। क्योंकि देखिए, आयोजन ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हो गया हो, बाबा के बहुत पहले भी आयोजन होते रहे हैं। कहाँ पहले कितनी भीड़ आती रही हो, इसका सबको अंदाज़ा था। और उसके बाद इस बार कितनी भीड़ आएगी, क्योंकि भीड़ आने का भी बहुत क्राइटेरिया है। इस समय लोग खाली हैं, इस समय खेती किसानी नहीं है, किस तरीके के लोग आते हैं इन तरह की सभाओं में, वो इस समय इसलिए भीड़ बढ़ जाएगी। जब खाली हैं तो वो जाहिर सी बात है कि ऐसी सभा में चले जाएंगे। बाबा के प्रति कितनी उनको जो है श्रद्धा है, बाबा से उन्होंने हो सकता है पहले कोई ज्ञान लाभ लिया हो या भौतिक लाभ लिया हो। चरण रज की बात है, ये बाद में आया, जब पहले शुरू में कभी नहीं आया। अगर आया भी है तो चरण रज लेने का तो बहुत सारे बाबा लोग कहते रहते हैं कि भाई लेके जाना, प्रसाद रहेगा तो मैं काम आएगा। ये कोई कहते हैं ऐसा मोटिवेशन नहीं है कि उसमें भीड़ कर दी जाए। अगर फिर एक और बात है, VIP का आने का जाने का रास्ता अलग होता है। यहाँ पर ये बहुत बड़ी कमी रखी गई। बाबा को पीछे के तरीके से लाते, जैसे और VIPs आते हैं और जगह साधु संत आते हैं, वो आते हैं, पीछे आते हैं, सामने पब्लिक अपीयरेंस होती है, उसके बाद में वो जो है पीछे के रास्ते से चले जाते हैं, ताकि भीड़ से उनका आमना सामना ना हो। भीड़ में फंसने के बाद तो जरूर कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ हो ही जाएगी, क्योंकि एक तरह की धक्का मुक्की होती है। होता है, जैसे जो परमिशन ली गई वो 80,000 लोगों की, 80,000 लोग वहां पे आएंगे, उनकी व्यवस्था तक हमने नहीं देखी। लेकिन जब भीड़ ज्यादा बढ़ रही थी, उसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पे आपको कहां चूक लगती है कि भीड़ 2.5 लाख, 3 गुना ज्यादा लोग आ गए और उसको लेकर के कोई इनपुट नहीं प्रशासन के पास, महज 40 से 45 पुलिसकर्मियों के हवाले छोड़ दिया गया। यही गलती है। देखिए, अगर ये गलती ना होती तो इतना बड़ा हादसा ना होता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, प्रिपरेशन, किसी भी सभा की जो प्राइमरी प्रिपरेशन है, वो उसको नहीं जो है ठीक से देखा गया, कैलकुलेशन ठीक नहीं किया गया। 3 गुना भीड़, आप 80,000, अगर वैसे भी बहुत जगह होता है, लोग कहते हैं 500 आदमी आएंगे, लेकिन वहाँ आ जाते हैं 5,000। तो वो जो है, ये तो असेसमेंट करना वहाँ के स्थानीय प्रशासन का काम था, स्थानीय पुलिस का काम था, जो कि सही तरीके से नहीं किया गया। ठीक है सर। सही तरीके से इनको जो है, अभी जो CO SDM
तहसीलदार और थाने वाले, शायद अगर वो कर लिया गया होता तो इतने लोगों को जान गंवानी इतनी बुरी पड़ती। स्थिति नहीं होती। बिल्कुल ठीक है सर, इस चर्चा को जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब सागर जी आपके पास आ रहे हैं, बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी, अब मेरी बात तो लगभग समाप्त हो गई थी। देखिए, लोकल इंटेलिजेंस का सारा मसला था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ऐसे आयोजनों में LIU लोकल इंटेलिजेंस, क्योंकि वो बेसिक इंटेलिजेंस कलेक्शन का स्रोत होता है, और उसके बाद भी उससे या तो राय ली नहीं गई होगी, या अगर ली गई होगी तो उसको जो है उन्होंने नजरअंदाज किया होगा, उसको एक तरफ रख दिया होगा और कहा नहीं ऐसा नहीं है। हो सकता है, अब LIU की रिपोर्ट तो आई नहीं, LIU की रिपोर्ट भी SP को जाती है, वो जो है SP उसको देखता है नहीं देखता है, वो डेली बनती है, वो ऐसे ही सीन फाइल हो जाती है, उसको थाने की तरफ भी शायद ही कभी अग्रसारित किया जाता हो, जब तक कि कोई बहुत आपत्तिजनक बात ना हो। ये इस काम में यही जो है बेसिक हुआ। अच्छा, ऐसे आयोजनों को जनरली स्थानीय पुलिस चाहे कहीं की हो, यूपी की नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कहीं भी ऐसे आयोजनों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता, क्योंकि जानते हैं कि वो ऐसे आयोजन होते हैं, बड़े आयोजन होते हैं, कुंभ मेला में भगदड़ हो जाएगी, मर जाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसे ही तमाम और जगह हुए हैं। तो हम इस आयोजन को बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं देख सकते कि बहुत ज़्यादा स्थानीय प्रशासन का या उसका भी बहुत ज़्यादा जो है गलती है, बहुत ज़्यादा उनको सजा मिलनी चाहिए। त्रिपाठी जी अब बोलिए, देखिए बीच में आप बोले थे, अब बोलिए। उस समय जब हमारे साथी भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे तो उनकी बात पे आपत्ति कर रहा था कि आज जो हो रहा है, आप सिर्फ गोल गोल घुमाते रहिए कि 90 पन्ने, 900 पन्ने, 9000 पन्ने। अरे आप ये बताइए कि जिम्मेदार कौन है? अभी हमारे वरिष्ठ IPS OP सागर साहब ने बड़ी स्पष्टता से बताया कि किस तरह से कोई कार्रवाई होती है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि उस जिले में और वहां पर कोई कानून व्यवस्था का राज ही नहीं था। आज पूरे उत्तर प्रदेश की लगभग यही हालात है। पूरे प्रदेश में पूरा मशीनरी सिस्टम आज फेल्योर की स्थिति में है। पूरी तरह से जब तानाशाही पूर्ण एक सरकार चलाई जाएगी और जिसमें सिर्फ अपने हितों की खींचतान रहेगी, तो जो सिस्टम है वो कहीं न कहीं लाचार हो जाएगा। और आज उत्तर प्रदेश में सिस्टम लाचार है, सिस्टम क्रैश मार गया है, कोई सिस्टम नहीं चलता। क्या वहां की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट SSP के पास पहुंची? SSP ने उस पर क्या एक्शन लिया? क्या बात हुई? क्या ऊपर बैठी हुई सरकार के अधिकारियों को उसकी सूचना दी गई? बात यही हो रही है कि फेलियर गवर्नमेंट का है, वह पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार को फेलियर। तो त्रिपाठी जी, अगर हम समझे प्राइमा फेसी, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इस घटना के लिए? प्राइमा फेसी जिम्मेदार कौन है? क्योंकि वो तो सारी चीजें जांच के बाद ही आएंगी, लेकिन प्राइमा फेसी बिल्कुल एक इतने दिन की जांच होने के बाद एक रिपोर्ट ये आई कि साहब SDM और CO जिम्मेदार है। सरकार की कोई जिम्मेदारी है क्या? आपको एक सप्ताह इस बात को पता करने में लगा कि CO साहब को भीड़ की खबर नहीं थी और SDM को भीड़ खबर नहीं थी। SDM ने 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट दी थी उसमें स्वीकार किया था कि 80,000 की अनुमति थी और 2.5 लाख लोग आ गए थे। ये तो SDM का खुद का बयान है। लेकिन उत्तर प्रदेश का सरकार कहां सो रही थी? सिस्टम का फेलियर है और सिस्टम अपने फेलियर को छुपाने के लिए बहुत छोटी मछलियों पे कार्रवाई कर रहा है। दूसरी बात जो अभी हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे, बड़ी मछलियों, आपने राहुल गांधी जी से 55 घंटे ED की पूछताछ की, आज तक क्या पाया उस पूछताछ में? जरा सार्वजनिक भी तो कर दो कि वो 55 घंटे की पूछताछ में रिपोर्ट में हुआ क्या था। दरअसल सिर्फ और सिर्फ आप अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, अपने मुंगिया मिट्ठू बन रहे हैं, और जब भी बात होगी तो अतीत की कोई घटना उठा लाएंगे। साहब दिल्ली में ऐसा हुआ था, तब ऐसा। अरे साहब हमने गलत किया था, इसी की सजा तो विपक्ष में बैठ के भोग रहे हैं। आप तो सत्ता में बैठे हैं, या तो आप सत्ता से हटिए तो विपक्ष ये देश चला के दिखा दे। आप उत्तर प्रदेश में पूछ रहे हैं कि क्या होना चाहिए। अभिषेक जी, मैं बहुत सरल शब्दों में आपसे ये आपत्ति कर रहा कि आप विपक्ष से पूछ रहे हैं आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं। आप जो सत्ता में बैठे हुए उनसे पूछिए, क्या ये सिर्फ ऐसे ही गोल गोल घुमाते रहेंगे? इनसे पूछिए। त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपने सुना होगा कि कौशल जी से मेरा सवाल क्या था।
मेरा सवाल ही यही था कि बड़ी मछलियों को बचाने की तो कोशिश नहीं हो रही है। मैं तो त्रिपाठी जी, मैं तो सवाल ही पूछ सकता हूं, हमारा काम है सवाल पूछना, हम सवाल पूछ रहे हैं। अब एक देखिए, आपसे विपक्ष संतुष्ट है या नहीं, क्योंकि विपक्ष जो है वो जनता का आईना होता है सरकार के सामने। तो आप अगर संतुष्ट हैं यानी कि जनता संतुष्ट है, तो आप संतुष्ट नहीं है कि यानी कि मैं तो यही मान करके सवाल पूछ रहा था। बिल्कुल अभिषेक, मैं तो इसीलिए आपसे पूछा। अब उसमें वही आती है, घूम फिर करके आप मीडिया वालों को सर्टिफिकेट देने लगते हैं, तो दिक्कत वहां होती है। हम तो वही सवाल पूछ रहे हैं डायरेक्ट। मैं इनडायरेक्ट जो कह रहा था, आप समझे नहीं, मैं आपसे आपत्ति नहीं कर रहा था, मैं तो ये बात कह रहा था कि जो हमारे सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बैठे वो जरा सोचे कि क्या इस पूरी प्रक्रिया पे कार्यवाही भी विपक्ष कर ले। आप सत्ता में मलाई चाटने के लिए बैठे रहिए, विपक्ष बताए कि क्या हो जाए, क्या हुआ था, क्या होने वाला। अरे जरा कौशल कांत जी से पूछिए कि क्या वो संतुष्ट है इस कार्यवाही से। क्या कौशल कांत जी से मैं पूछ रहा हूं कि आपको लगता है कि 125 परिवार जो उजड़ गए हैं, क्या आपकी 9000 पन्नों की एसआईटी उसे पूरा कर दे रही है? तब आप अतीत में झांकने लगते हैं, तब आप इधर उधर की बात घुमाने लगते हैं। अरे आप बताइए, ये संख्या आपके लिए है तब तो बड़ी बात है, लेकिन अगर जो परिवार देखेंगे, परिवार उजड़े हैं, इतने बेहाई वाले उत्तरों से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब कौशल जी देखिए, आपने कहा कि जिसका नाम आएगा उस पर एक्शन होगा। अभी आपने सागर जी को भी सुना होगा, कानून के दायरे में पूछताछ बाबा से भी तो बनती है, क्योंकि उसी के कार्यक्रम में यह हादसा हुआ है। उससे कोई पूछताछ आज तक हुई ही नहीं है 1 सप्ताह में। अभिषेक जी, मीडिया के द्वारा जो पता चल रहा है आप लोग ही बता रहे हैं, क्योंकि वो जो रिपोर्ट जिसकी बात हो रही है वो सार्वजनिक नहीं हुई है, तो मैं भी नहीं जानता उसमें क्या है। लेकिन जो बाबा से पूछताछ की बात हो रही है, अगर बाबा से पूछताछ की बात नहीं होती तो हमें ये पता कैसे होता कि बाबा फरार है। यानी कि ऑब्वियसली जैसा सागर साहब बता रहे हैं कि उनसे पूछताछ होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली पूछताछ होने के लिए उनको सम्मन किया गया होगा, बुलाया गया होगा अधिकारियों द्वारा, तभी तो पता चला कि वो फरार है। नहीं तो हमें कैसे पता कि फरार है कि नहीं फरार? बाबा फरार है, ये क्योंकि बाबा फरार है ऐसी कोई क्योंकि आपको बता रहा हूं, 3 दिन पहले बाबा का एक बयान भी आया है, उसने बाइट दी है। बिल्कुल बाइट दी है, लेकिन सोशल मीडिया पे बाइट कोई भी अपराधी दे सकता है, पर सोशल मीडिया को सर एएनआई को बाइट दिया हुआ है। तो अच्छा ये बताइए, मेरे को बताइए, मीडिया और प्रशासन में फर्क नहीं है? मुझे ये बताइए, मुझे ये पता ही नहीं है कि उसको बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया। पहली चीज, क्योंकि ये लीगल मामला है, इसमें मेरा एज ए सरकार में कुछ नहीं कर सकता। जो एसआईटी बनाई गई है, जुडिशियल कमीशन बनाया गया है, अगर वो चाहेंगे और उन्हें एक्चुअली बुलाना चाहिए, मैं तो खुद कह रहा हूँ, पर ये मेरे अधिकार में नहीं और ना ही सरकार के अधिकार में, ये एसआईटी के अधिकार में और जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन के अधिकार में कि उनको कब बुलाते हैं। उनको जब भी लगेगा वो बुलाएंगे और उन्हें आना चाहिए, और अगर नहीं आते हैं और सरकार काम नहीं करती, तब उनको उठा करके नहीं लाती है, तब सरकार की जिम्मेदारी होती है। और दूसरी चीज, मेरे मित्र कह रहे थे विपक्ष संतुष्ट, आप पूछ रहे थे विपक्ष की संतुष्टि। अभिषेक जी, विपक्ष तो सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं हुआ, विपक्ष तो धारा 370 खत्म करने से नहीं हुआ, विपक्ष तो राम मंदिर बनाने से नहीं संतुष्ट हुआ, विपक्ष तो 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी से 5वीं इकोनॉमी बनाने में संतुष्ट नहीं हुआ। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है ईमानदारी से, मैं उनको एकदम क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, विपक्ष का काम है क्रिटिसाइज करना, वो अपना काम कर रहा है। सरकार बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से एक्शन लेने की कोशिश कर रही है, और मुझे लगता है कि जो प्रोटोकॉल देश में संवैधानिक तरीके से बनाए गए हैं, वो सारे संवैधानिक प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए एसआईटी और जुडिशियल कमीशन के द्वारा जब भी बाबा को की जरूरत पड़ेगी, अगर हो है या नहीं मुझे नहीं मालूम, तो मुझे लगता है अगर पुलिस का काम आएगा तो पुलिस उसके घर पे बुलडोजर चढ़ाकर भी उसे लेके आएगी। ठीक है भुवन जी, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर की बात जो है, लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पे ही योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में पहली बार 2 बार आई है, और पिछली सरकार लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे ही गई है। और लॉ एंड ऑर्डर की बात ऐसी है कि वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के बाहर भी कई जगह गई है, तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले पे ही तो भुवन भाई बोलिए। ठीक है, देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि विपक्ष कभी भी संतुष्ट नहीं होता। मैं इनसे कहना चाहता हूं, देखिए हम संतुष्ट हों या ना असंतुष्ट हो,
लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता संतुष्ट होनी चाहिए और 2024 में उन्होंने परिणाम देकर बता दिया कि वो आपसे कितनी असंतुष्ट है, पहला विषय। और हम क्या देख पा रहे हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री जिनको वहां पर घायलों की चिंता करनी चाहिए थी, वो वहां पर कैंप करते देश आशा कर रहा था, प्रदेश आशा कर रहा था, लेकिन वो अपने राजनीतिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए दिल्ली के चक्कर लगा रहे। और उत्तर प्रदेश और दिल्ली की जो लड़ाई है वो किसी से छुपी नहीं है। उस लड़ाई की जो कुर्बानी है वो उत्तर प्रदेश की जनता को देनी पड़ रही है, ये भी प्रदेश समझ पा रहा है। ठीक है, देखिए, मुझे लगता है कि भुवन जी, देश की जनता किस तरह से कुर्बानी देती है कि एक ही परिवार के 5 लोग जीत करके आते हैं, तब देश की जनता कुर्बानी प्रदेश की जनता नहीं देती है। इस तरह के मतलब आप ये बताइए वो लोगों को जनता ने जिता के भेजा है या नहीं भेजा है? आप बताइए उनको जनता नहीं, आप ये बताइए डॉक्टर साहब कि उनको जनता ने भेजा है या हमने जिता के भेजा है? अरे जनता को तो मानिए, यही अहंकार है। अयोध्या के लोगों ने जवाब दे दिया आपको, जिनकी दुकानें आपने तोड़ दी, जिनके मकान आपने तोड़ दिए, मंदिर आपने तोड़ दिए, मस्जिद वहां पर तोड़ दी। जनता जनार्दन है, इस बात को डॉक्टर साहब मान लीजिए, इस बात को मान लीजिए। जनता भगवान है। वो जो 5 सांसद जिनको आप बोल रहे हैं वो जनता के ने जिता के भेजे। आप जनता के खिलाफ अगर जाएंगे, जनता की जन भावना के खिलाफ आप बोलेंगे तो जनता आपको 2024 का जवाब जैसे दिया वैसे ही जवाब उपचुनाव में देगी और 2027 में देगी। जनता जनार्दन का आदर करना सीखे, चाहे अयोध्या हो, चाहे वो 5 सांसद हो, चाहे 37 सांसद हो, चाहे वो 43 सांसद हो हमारे। भुवन जी, हम आपकी बात मान लेते हैं, आपको यही बोलना चाहिए, पर मैं ज्यादा खुश होता उस यादव का जो खानदान, उस खानदान वो आप नहीं तय करेंगे, जनता तय करेगी। हमें आपकी खुशी, आप अपनी सुनिए डॉक्टर साहब, सुनिए, आप अपने खुशी कभी खुशी कभी गम की पिक्चर अपनी अलग चलाइए। हमें आपकी कभी खुशी कभी गम की पिक्चर की चिंता नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रति जवाबदेह नहीं है। हम लोग 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों की लड़ाई को लड़ते हैं। हम लोग 30 करोड़ लोगों की डीरेल मत होइए, पीछे डीरेल मत होइए। आप किस तरह से बात कर रहे हैं? ठीक है, डीरेल मत कर रहा हूं मैं। भुवन जी सिर्फ ये अब कह रहा हूं कि आप जो बता रहे हैं प्रदेश की सरकार से केंद्र की सरकार झगड़ा, ये सब अफवाहों की बात आप कर रहे हैं। केंद्र जो भी विपक्ष है उसने किया क्या? अफवाह फैलाई, ठीक है। कौशल जी वापस आते हैं मुद्दे पे, डीरेल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब सागर जी आपसे ये चीज समझना चाहेंगे। देखिए, रिपोर्ट आई है, उसमें सारी बातें जो हैं अभी सामने आई नहीं है, लेकिन जो कुछ बातें छन करके आई उसी रिपोर्ट के आधार पे एक्शन हुआ कि एसडीएम नप गए, सीओ नप गए, 2-4 लोग और नप गए। लेकिन क्या सिर्फ ये 5-6 लोग हैं वो जिम्मेदार जिनकी वजह से 125 लोगों की जान गई है? बाबा को लेकर के एसआईटी ने पूछताछ की है या नहीं, समन भेजा है या नहीं, फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन क्या बाबा को समन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उससे पूछताछ बनती है या नहीं बनती है? बड़ी बात यह है कि एक रिपोर्टर जाकर के उससे बाइट लेकर के आ जाता है, लेकिन पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई है। अभिषेक जी, तो 100% सही है कि बाबा से पूछताछ होनी चाहिए। बाबा से पूछताछ होने के लिए प्रयास भी किए गए होंगे, बहुत जगह पता नहीं चला, लेकिन समुचित प्रयास किए जाने चाहिए। देखिए, जब बाबा कहीं से फ़ोन कर रहे हैं, अपने सेवादारों से फ़ोन कर रहे हैं, उस समय आजकल तो लोकेशन से बहुत जल्दी ट्रेस हो सकता है, बाबा का लोकेशन ट्रेस किया जा सकता था। बाबा को पूछताछ में ज़रूर सहयोग देना चाहिए था, अगर वो अपनी सर थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। एक तस्वीर आ रही है मॉस्को से, वो तस्वीर जरा दिखाते हैं। Выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индии и дружественных связей между российским и индийским народами. Орденом Святого Апостола Андрея Первозванного награждается Нарен. तो देखिए, ये तस्वीर मॉस्को से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मॉस्को में हैं। अब सागर जी बोलिए। तो मेरा ये है कि देखिए, बाबा से हर प्रयास करने के बाद में
उनसे बातचीत करनी चाहिए थी और बाबा को भी सामने आना चाहिए। बाबा जो है क्यों अपने आप को, ये जो सूरजपाल है ये अपने आप को बहुत ऊपर समझ रहा है क्या कानून से, इसको भी सामने आना चाहिए था और स्थानीय प्रशासन को भी सामने उसको करना चाहिए था। लोकल पुलिस को बहुत सारे और तरीके हैं सर्विलांस से उसको लोकल ये इंटेलिजेंस यूनिट से लगा के उसको कर लेना चाहिए था, पता कर लेना चाहिए था, बाबा को सामने आना चाहिए था। अभी तो जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है और मैं यहाँ पर ये कहूँगा जो 123 जाने गई हैं आप कह रहे हैं ना, जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो प्रशासन की तरफ से पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रशासन की व्यवस्था बसों की आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, अस्पतालों की व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों नहीं, जब एक वीवीआईपी दौरा होता है 4 अस्पताल रिजर्व कर लिए जाते हैं कि भाई कहते हैं यहाँ हम यहाँ से वहाँ आने जाने का रास्ता क्लियर रखना चाहिए कि एम्बुलेंस जाएगी, पला जाएगा। क्यों नहीं ये व्यवस्थाएं की गई? वो लोग भी तो उतना ही दोषी हैं, उनको क्यों नहीं, उनको एसआईटी जांच ने क्या देखा नहीं? कमियां तो थी, तभी तो इतने कोई ऑन स्पॉट जितने लोग मरे हैं, उसके अलावा बाकी लोग तो अस्पताल पहुंचने के बाद में ठीक है सागर, इलाज में ना मिलने की वजह से। प्रधानमंत्री मॉस्को में बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। एक्सेलेंसी, पिछले लगभग 2.5 दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे हैं। आपने दोनों देशों के बीच जिन स्ट्रेटेजिक संबंधों की नींव रखी थी, वो गुजरते समय के साथ और मजबूत होकर निखरी है। पीपल टू पीपल पार्टनरशिप पर आधारित हमारा पारस्परिक सहयोग हमारे लोगों के बेहतर भविष्य की उम्मीद भी बन रहा है, गारंटी भी बन रहा है। आज की चर्चाओं में भी हमने सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए नए और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारे संबंध केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वैश्विक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में भारत और रूस की पार्टनरशिप और भी अहम हो जाती है। हम दोनों विश्वास रखते हैं कि वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आने वाले समय में हम मिलकर इसी दिशा में काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आपका, रूसी सरकार का और रूस के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। स्पासिबा। Дамы и господа, церемония завершена. Ladies and gentlemen, तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
रूस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। वापस हम चर्चा की ओर आते हैं। अब सागर जी बोलिए। अभिषेक जी, इस पे जो जो बिंदु मैंने कवर करने थे ऑलमोस्ट सभी को कवर कर लिया गया है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें दोषी और लोग भी हैं। दोषी सिर्फ पुलिस या प्रशासन नहीं है, LIU भी दोषी है। जहाँ अस्पतालों में जो कमियाँ थी, अस्पताल नहीं तैयार थे और पहुँचने के बाद भी तैयार नहीं हुए, हादसा हो गया उसके बाद भी नहीं, मंत्री भी वो क्यों नहीं जो है दोषी माने जाएंगे। इसके अलावा आने जाने के रास्ते जो है सही नहीं थे, कीचड़ वहाँ पे थी, लोग भगदड़ में उसमें गिर के मरते। कि थोड़ा तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए था। ये सब नहीं हुआ, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसकी वजह से इतनी। भुवन जी, दोषी इतनी, लेकिन एक सवाल ये भी कहीं ना कहीं जहन में आता है कि दोष तो कुछ अंधभक्ति का भी है। देखिए, एज ए कानून के विद्यार्थी मुझे ऐसा लगता है ये सरकार का फेलियर है, ये प्रशासन का फेलियर है और ये इंटेलिजेंस का फेलियर है। और हमें लगता है कि इस दिशा में, जैसा हमारे साथी ने भी बोला, हमारे गठबंधन के साथी ने भी बोला कि मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि ये सरकार का फेलियर है। त्रिपाठी जी, सरकार का फेलियर, प्रशासन का फेलियर, या कुछ गलती कहीं ना कहीं अंधभक्ति की भी है? अभिषेक जी, अभी मैं बीच में सुन रहा था अपने साथी भाजपा प्रवक्ता को, वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे सरकार पता नहीं कोई दुनिया के दूसरे ग्रह पर है, सरकार ऐसी है, प्रशासन ऐसा है। अरे भैया, सरकार, प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी एक ही है और आपसे नहीं संभल रही है सत्ता, तो इसको स्वीकार कर लीजिए। शर्माने की क्या जरूरत है कि आप कह रहे बाबा से पूछताछ होनी चाहिए, तो यही बात जाके योगी आदित्यनाथ जी से कह दीजिए ना। अगर जो आपकी सरकार नहीं चल पा रही है तो ये फेलियर आपका है। मैं फिर स्पष्ट कह रहा हूं कि आप जितने भी प्रश्न उठा रहे हैं वो सब सरकार की ओर जा रहे हैं। प्रशासन क्या सरकार से अलग है? ओपी सागर साहब बैठे हैं। प्रशासन और शासन के प्रति जो है वो प्रशासन है, शासन के आदेश पर, शासन के निर्देश पर काम होता है। तो ये शासन का फेलियर ही प्रशासन का फेलियर है। और शासन के मुखिया योगी आदित्यनाथ है, प्रशासन का मुखिया गृह मंत्री है, तो गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है। और देश में ऐसे कई उदाहरण हैं कि लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ली है। अगर जो अंधविश्वास भी है और ये सब भी है तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार समान जागरूकता अभियान चला देगी और सरकार इसके लिए काम नहीं कर पाएगी क्या? जब बाबा का वो जो कभी सत्संग देखा हो, मैंने तो देखा है आंखों से बरेली में, कि एक पिंक कलर की ड्रेस पहन के पुरुष और महिलाएं लाठी लेकर रोड पर खड़े हो जाते हैं, पैरेलल सिस्टम चलना शुरू होता है, तब क्या प्रशासन सो रहा होता है? तब शासन सो रहा होता है? तब समझ में नहीं आ रहा होता है? तो ये सारा फेलियर सरकार का है। अभिषेक जी, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप समझ रहे हैं कि शासन के फेलियर को छुपाने की कोशिश हो रही है, सिर्फ इस बात पे सुई घुमाकर कि गलती किसके गले डाल दी जाए। कौशल जी, फाइनल कमेंट। क्या प्रशासन की गलती को छुपाने की और बड़ी मछली को बचाने की कोशिश कर रही है सरकार? अभिषेक जी, बड़ा साफ साफ बोल रहा हूं, बड़ी मछली, छोटी मछली, मगरमच्छ कोई भी हो, अगर दोषी है तो कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो मैं खुद मान के चल रहा हूं बापा गिल्टी है, और उसका सबसे बड़ी अपराध ये है कि वो जब प्रोग्राम से निकल रहा था, निकलते हुए अगर भगदड़ मची, लोग मर रहे हैं, उसके बाद वो प्रोग्राम से भाग जाए, ये कानूनन नहीं है, सामाजिक तौर पे, ह्यूमैनिटी के तौर पे सबसे विभत्स अपराध है। मैं मानता हूं कि बाबा दोषी है, लेकिन क्या कानून मानता है? क्या संवैधानिक प्रक्रिया मानती है? ये चीजें मेरे हाथ में नहीं और ना ही सरकार के। बिल्कुल, ये वक्त की बात है। बाकी सारी चीजें कोर्ट पे हैं और पुलिस की जांच पर है। जांच में क्या कुछ चीजें निकल करके आती हैं, ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन लोगों को भी कहीं ना कहीं ऐसी अंधभक्ति से बचनी चाहिए। जहां कोई चरण रज की बात करता है, नीली चटनी, हरी चटनी, लाल चटनी की अगर कोई बात करता है, वहां से बचने की जरूरत है। कहीं कोई हथौड़ी वाला बाबा पैदा हो जाता है, कहीं कोई मन को पढ़ करके कुछ अलूल जलूल चीजें करने वाला बाबा पैदा हो जाता है, उनसे भी बचने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।